लैंड बिल पर मोदी सरकार ने कदम पीछे खींचे हैं। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस के मुकाबले के लिए दो केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे। लैंड एक्विजिशन बिल तो है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री यूपीए के कानून में बदलाव चाहते थे, क्योंकि उसमें भूमि अधिग्रहण में 5 साल लग रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य अब चाहे तो अपने अपने कानून बना लें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हर स्टेट का अपना अपना एक सोच है, उस सोच के अनुसार वो बनाएंगे। इट्स नॉट ओनली दैट इजी कि कोई स्टेट बना ले और दैट बिकम्स द एक्ट, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में उसका विरोधाभास नहीं हो सकता। दरअसल बीजेपी की रणनीति है अपने शासन वाले राज्यों में लचीले भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की, ताकि वहां के विकास की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से की जा सके। बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को गलत बताती है कि मोदी सरकार का कानून किसान विरोधी था। दुष्प्रचार की सफलता आपने देखे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। अगर दुष्प्रचार सफलता हुई, हम तो जीतने वाले नहीं है। हाउ डिड वी विन? भारत को खुद करना है, हमारे किसान को करना है। उधर कांग्रेस का कहना है कि ये विपक्ष की जीत है। प्रधानमंत्री मन की बात करने से पहले देश से माफी मांगे। 1 साल तक, लगभग 10 महीने, सारा डेवलपमेंट, सारा विकास रुक गया। कोई कारखानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि का अधिग्रहण 10 महीने तक किसने रोक के रखा? भूमि अधिग्रहण पर विवाद अभी थमा नहीं है। संसद की संयुक्त समिति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2 प्रावधानों पर टकराव बना हुआ है और ये तय नहीं कि शीतकालीन सत्र में ये बिल किस शक्ल में आएगा। बीजेपी और कांग्रेस चाहे किसानों के हितों की बात करें, मगर ये साफ है कि लैंड बिल पर जबरदस्त राजनीति हुई है। विकास के पैमाने सियासत के हिसाब से बदलते रहते हैं और इन पर आम राय बनाना आसान नहीं, और ऐसा न होने से आखिरकार नुकसान लोगों का ही होता है। इस मामले में भी लगता है कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दिल्ली में कैमरामैन खुर्शीद के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो मैंने जानबूझकर आपको यह रिपोर्ट पहले इसलिए दिखाई कि आप समझे कि इस पर सियासत क्या हुई है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सवाल बहुत सीधा सा है। अगर आपको विकास के लिए जमीन चाहिए तो इस जमीन को हासिल करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या कोई एक बड़ा तरीका केंद्र सरकार तय करके दे, या कोई तरीका हो जो राज्य अपने हिसाब से तय करे? क्योंकि जो लैंड का मसला है, भूमि का मसला है, ये बहुत लोकलाइज्ड, स्थानीय मुद्दा होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, और मैं बहुत सारे गांव देहात में जब यात्रा किया और इस मसले पर मैंने पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा भाई अलग अलग स्तर पर लोग होते हैं जिनसे बात करके आपको जमीन हासिल होती है। यहीं पर वो बड़ा प्रश्न आता है कि क्या सरकारें किसानों का हित दफन कर देती हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं? ये प्रधानमंत्री के मन की बात का लेख मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बार बार इस बात को कहा है, नरेंद्र मोदी ने, कि कैसे वो किसानों के हक की बात करते हैं। किसानों के हक की बात इस मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक सारे नेता और पॉलिटिकल पार्टीज करते रहे। किसी की इतनी हिम्मत हो ना कि कह दे हम किसान के हित में नहीं है। वोट चाहिए ना किसान का, किसान का वोट चाहिए। किसानों की क्या दुर्दशा होती है वो मैंने इस एक ही बार में देख लिया। इस बार जब किसानों के लिए पैकेजों की घोषणा की जा रही थी, उनकी फसल खराब हुई थी, लेकिन बात सब किसान की करते हैं। अब घूम फिर कर, अरे बड़ी पेचीदगी का मसला है ये, मैं पूरा सरल करके आपको कोशिश करूंगा। अब घूम फिर कर ये कह रहे हैं कि ठीक है, राज्य तय कर ले, और राज्य तय कर ले कि उसको जमीन कैसे अधिग्रहित करनी है, या राज्य अपने कानून बना ले और राज्य जो है वो उसी से अपना एक आर्थिक व्यवस्था में रेवेन्यू मॉडल भी देख ले। ये बहुत सारे सवाल है। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाऊंगा। प्रवीण झा साहब मेरे साथ मौजूद है, आर्थिक विषयों पर हमेशा रहते हैं। भूमि का विषय जितना सियासी है उतना ही आर्थिक भी है, और इसीलिए ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के मेरे पसंदीदा विषयों में रहता है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके नेशनल सेक्रेटरी श्रीकांत शर्मा जी हैं, और हमारे साथ कृष्णबीर चौधरी हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के।
अखिलेश शर्मा मेरे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। अखिलेश, सबसे पहले उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। बहुत गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि नारेबाजी और सियासत से परे। पहला सवाल, क्यों झुकना पड़ा है मोदी सरकार को? उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी आजादी है, इजाजत हर डेमोक्रेसी उनको देती है। और दूसरी बात, अब फिर क्या अधिग्रहण के रास्ते और तरीके और कानून ज्यादा आसान हो गए? यही तो एड्रेस होना ना, यही इशू है। प्रवीण झा, देखिए, प्री यूपीए पोजीशन, इतनी आपने बहस की, इतनी आपने बातें की, ये तो सबसे मूल बहस है कि क्या राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं प्रवीण जी, आपको रोक रहा हूं यहां पर, कि पहले का जो कानून था उसमें जो सबसे विवादित भूमिका जिसकी रही वो एक इमरजेंसी क्लॉज की थी। उसके भी अब बहुत सारे डिटेल्स हैं। मैं मूलतः उसमें कोई अस्पताल बनाने के लिए, रेलवे का स्टेशन बनाने के लिए इस तरह के क्लॉजेज होते थे। बाद में साहब पता चला कई सारे ऐसे मामले आए उत्तर प्रदेश का खास तौर पर, जहां पता चला कि अधिग्रहित कर ली गई जमीन इमरजेंसी क्लॉज के लिए, उसके बाद स्थानीय, जो कि अब राज्यों की भूमिका आती है, कानूनों में बदलाव करके फिर पता लगा एक प्राइवेट डेवलपर को दे दी गई, उसके बीच से कोई बड़ी सड़क निकल गई। तो ये बड़े गंभीर आरोप रहे प्रवीण जी। हाँ, निश्चित तौर पे जो पहली बात जो आपने उठाई और पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों झुकना पड़ा या वापस लेना पड़ा है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है मेरी समझ से वो ये है कि मैसेज ये गया था कि निश्चित तौर पे ये तुलनात्मक तौर से अगर हम देखें तो एंटी फार्मर, और लोग कहते हैं कि संघ का एक बड़ा हिस्सा था जिसने सरकार पर ये दबाव डाला कि देखिए, ये किसानों के हित की या हक की बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, अगर हम उसको देखें, अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अपना 2013 वाला जो है, और उसकी तुलना अगर हम जैसे मान लीजिए 15 में जितने सारे ऑर्डिनेंसेस आए, तो अगर हम उनको देखें तो निश्चित तौर पे ये स्पष्ट होता है कि एक कोशिश की जा रही थी कि जो भूमि अधिग्रहण है उसको कैसे और लचीला बनाया जाए, कैसे और आसान बनाया जाए, और कई दृष्टिकोणों से जो है ये ज्यादा एंटी फार्मर था। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें जैसे यहां पर जो मेरे पास तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे मैंने कहा कि पेचीदगी का मसला, इसलिए मुझे सब लोग आप करेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा इसको सरल कर। एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट SIA का मसला था, और उसमें जो मुख्य बात ये कही गई थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि उसकी आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस का कहना था उसकी बहुत आवश्यकता है, कि स्थानीय राय क्या है, लोगों की ओपिनियन क्या है, आप उसको आर्थिक सोशियो पॉलिटिकल डोमेन में कैसे देख रहे हैं, ये सब मसले बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी तक याद है नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि फिर क्या करें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ेगा, देश तरक्की नहीं, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स तब बीजेपी दे रही थी। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ वही मैंने कहा, जैसे आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की, उसके साथ साथ और भी कई सारे ऑर्डिनेंस के हिस्से आए थे। मसलन वो कई एक्सेप्शंस जो किया गया, 4-5 बहुत क्रूशियल एक्सेप्शंस थे जो 2013 के एक्ट के बाद इन्होंने करने की कोशिश की। मसलन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेप्शन किया गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और डिफेंस के लिए जो एक्सेप्शंस किए गए, अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे एक्सेप्शंस की बात हुई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। तो इस सब तरीके से कुछ 20 मुद्दे हैं जिनका लिस्ट मेरे पास है, जिस तरीके से उसको और लचीला बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, अखिलेश के पास आने से पहले अखिलेश ने अपनी रिपोर्ट में एक थ्योरी रखी है कि बीजेपी की ये सोच है, ये सवाल कि हम अपने राज्यों में इसको ज्यादा लचीला बनाएंगे ताकि हम ये दिखा सकेंगे कि तरक्की हमारे राज्यों में ज्यादा हुई है। और वो देखिए, ये जो भी है एक तरीके का भ्रम जाल है, माया जाल है कि इससे जो है आपकी बड़ी तरक्की हो जाएगी। ठीक है, कि अगर भूमि अधिग्रहण को आप अगर और लचीला बना दें, तो मुझे लगता है कि ये एक जो पूरा अर्थशास्त्र ही उसका जो है उसको आप नितांत सतही स्तर पे लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन निश्चित तौर पे हो जाएगा, लेकिन जैसा आपने कहा लैंड एक्विजिशन होता रहा है और उसका फाइनल परिणाम क्या होता है? रियल स्टेट बन जाता है। अगर आप देखें जितना लैंड एक्वायर किया गया है इंडस्ट्री के नाम पे, जी सही बात है, बहुत आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जितनी लैंड एक्वायर है, कांग्रेस के समय में एक्वायर हुई, यहाँ पर अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे, उसका तो आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, कोई एक्चुअल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सही बात, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो तमाम किस्म की इस तरह की चीजें हुई हैं। मुंबई के केंद्र में मुझे एक जानकारी दी गई है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास 3000 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। आपको अगर इंडस्ट्री के लिए लैंड लेना है तो आप उसको क्यों नहीं लेते हैं?
ऐसे बहुत सारे उदाहरण, सही बात है। मैं अखिलेश के पास आने से पहले सर आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लाइम डाउन है, नरेंद्र मोदी अपनी बातों से, मन की बातों से नीचे आ गए? देखिए, सच्चाई को, सरकार को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार ने हम लोगों से बात नहीं की, किसान संगठनों से भी 2 बार बात की। मार्च में बात की, उसके बाद फिर बात की, और हमने सरकार के सामने एक बात रखी कि जबरदस्ती कहीं भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जो पहला अनुभव है, 10 साल का जो अभी का ताजा अनुभव है, नंदीग्राम और सिंगूर से लेकर भट्टापारसल से लेकर और झज्जर तक का जो अनुभव है, जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर 5,75,000 एकड़ जमीन को लूटा गया, खुली लूटा गया, मुआवजे के नाम पर कौड़ियों के दाम दिए गए, 65% उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रियल। अब ये कैसे बदलता है? अब ये कैसे बदलता है, यही मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये सारी घटनाएं ये कांग्रेस राज्य के समय की, अब ये कैसे बदलता है? आ रहा हूं। हाँ। जब ये कानून बनता है, हाँ। उसमें एक वायदा यूपीए सरकार किसानों से करती है। हाँ। देखिए, यहां भी धोखा है। हाँ। कहा गया, हाँ। आपने भी सुना होगा, अखिलेश जी भी कहेंगे कि किसानों को मुआवजा 4 गुना देगी सरकार। हाँ। लेकिन ये खुला झूठ है, बहुत बड़ा धोखा है किसानों के साथ। इस 2013 की बात में भी उसमें साफ लिखा हुआ है कि शहरों के 8 किलोमीटर तक जो भूमि ली जाएगी उसका मुआवजा 2 गुना होगा। ज्ञान प्रकाश जी, तो जमीन तो शहरों के नजदीक ही ली जाती है, और 4 गुनी जमीन का मुआवजा 25 किलोमीटर के बाद भी दिया जाएगा। तो ये एक धोखा नहीं है किसानों के साथ, उसमें मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, कंपेंसेशन क्लॉज जो मैंने आपसे कहा है, वो पूरी तरह किसानों का शोषण का तरीका। आपने उसमें भी ये कहा कि सर्किल रेट जो होगा, जो सर्किल रेट का मतलब है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नहीं, ये आपके एक पॉइंट सही है, मैं कोई आपको रोक नहीं रहा हूं। मेरा ये कहना है कि पूरा उससे अब क्या बदल रहा है। मैं फिर कांग्रेस और बीजेपी के पास जाना चाहूंगा, अब क्या बदल रहा है? ये कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, ये दोनों पॉइंट्स में गिन के सुना सकता हूं एनडीए यूपीए के बिल से। 13 एक्ट हाँ अलग रखे हुए थे, हाँ, उनमें भी शोषण होता, उनको जोड़ना सबसे बड़ी आवश्यकता थी सरकार के लिए। ठीक है, और अगर वो नहीं जोड़े जाते, हाँ, तो माइनिंग से लेकर और तमाम डिपार्टमेंटों के लिए फिर जमीन की लूट मचती। तो ये तो सबसे पहली जरूरत थी सरकार को। अभी जो हुआ है वो ठीक है, अभी जो हुआ है वो बिल्कुल सही कदम है, बिल्कुल सही है, राज्यों पर छोड़ना चाहिए। जैसी हमने मांग की, सरकार ने उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, अभी जो हुआ है वो बिल्कुल सही कदम है, जैसे राज्यों पर छोड़ना चाहिए। फिर राज्य जब इमरजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे जमीन लेकर देने के लिए, तब आप लोग विरोध मत करिएगा। नहीं, ज्ञान प्रकाश जी, इसमें मेरा एक सुझाव रहा है, नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए इस देश के अंदर। आज तक, आजादी से लेकर आज तक कोई रूरल मास्टर प्लान किसी सरकार ने बनाने कोई चाहा तो कोई, अब राज्य बनाएंगे? राज्य नहीं बनाना चाहिए, राज्य क्या बनाएंगे? देखिए, अखिलेश को मैं लाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा समय कांग्रेस बीजेपी को देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। मेरा कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को कि इस 2013 के कानून को बदलिए। ये किसने कहा था उनसे? क्यों लिखा उन्होंने पत्र? मैंने पढ़ा भी, ज्ञान प्रकाश जी, वो पत्र पढ़े हैं मैंने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पत्र पढ़ा है, आंध्र के मुख्यमंत्री का पत्र पढ़ा, और कर्नाटक, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पत्र पढ़ा। देख के ताज्जुब हुआ, एक तरफ आप ये करते, दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि इसमें गलतियां सुधार करिए। ठीक, सुधार करिए। प्री यूपीए पोजीशन पहले से बहुत बहस हो रही थी कि भाई देखिए, सरकार किसानों के विरोधी दिखने लगी। पहले तो ये समझ में ही नहीं आया कि इस तरह के आप क्लॉजेस डालना क्यों चाहते थे। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में अभी भी ये समस्या रही है कि आपने अर्जेंसी क्लॉज डाल दिया, इरिगेशन का क्लॉज डाल दिया, ये सबको मतलब अब मैं मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहता, मसले सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने इन्हीं सब क्लॉजेस का इस्तेमाल करके जमीनें ली, और फिर बाद में पता चला कि वहां पर कोई बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा। मैं जानता हूं, मैं आज वो केस डिटेल में नहीं आऊंगा। अखिलेश, ये क्यों आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा मानती है कि उनके राज्यों की तरक्की ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल कानून बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी की जो पूरी सोच इसी बुनियाद पर टिकी थी। जब उन्होंने कानून में बदलाव किया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरवरी 2014 में ही कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया था अपनी ही सरकार के वक्त, अपने ही कानून के खिलाफ। जब ये मोदी सरकार बनी है मई 2014 में, जून में अगले ही महीने मुख्यमंत्रियों की बैठक नितिन गडकरी ने बुलाई, जिनके पास उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय था। उस मुख्यमंत्रियों की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ये जो यूपीए का कानून है, इसमें कई तकनीकी खामियां हैं,
इससे मामला बहुत पेचीदगी भरा हो जाता है, भूमि अधिग्रहण का काम जो रुक जाता है। ये अमेंडमेंट्स क्यों वापस ले रहे? अब मान लीजिए आप उस पोजीशन पर आने के बाद, ठीक है, कांग्रेस के लोगों ने कहा ये कांग्रेस इसका खामियाजा भुगतेगी, आपने फिर परिवर्तन की बात की, आपने अमेंडमेंट्स की बात की, आपने उस पर पॉलिटिक्स हुई, संसद में बहस हुई, अब फिर आप वापस उसी पोजीशन, क्योंकि कब तक लटकता रहेगा? क्योंकि सरकार के पास जो राजनीतिक समर्थन मिलना था वो नहीं मिल पाया, साफ बात है। ठीक है, इसलिए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। हाँ। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, सरकार की अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उसके खिलाफ थी, सरकार के भीतर बीजेपी के जो अपने सहयोगी आरएसएस के हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर ये परसेप्शन बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई कि ये किसान विरोधी है। मैं जो बात कह रहा था कि जून में आपने एक कदम उठाया, तब आपका प्रचंड बहुमत था, एक जबरदस्त गुडविल नरेंद्र मोदी की थी, आप उसका फायदा उठा करके तब आनंद फानंद में उसको पास करा सकते थे, आपने नहीं कराया। तब कांग्रेस मूर्छा में थी, आपने उसको संजीवनी देने का काम कर दिया इसमें डिले करके। दूसरी बात, आपने कहा कि कई चीजें समझ में नहीं आई। आप और हम अकेले नहीं है, जिनकी जमीन जा रही है उन तक भी ये बात शायद नहीं पहुंच पाई कि आपकी जमीन क्यों ली जा रही है, कि आपका फायदा हो रहा है तो किस तरह से आपका फायदा हो रहा है। तो कम्युनिकेशन एक गैप रहा। लेकिन अब मैं मानता हूं कि अब जो फैसला किया सरकार ने, ठीक है, राजनीतिक फैसला ये, क्योंकि सरकारें राजनीति के आधार पर फैसला करती है, उनको चुनाव लड़ने होते हैं, जीतने होते हैं। बिहार का चुनाव सामने है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो ये कहा जाता है कि वो एक बात पर अड़ जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, तो वो परसेप्शन को दूर करने में इस फैसले से उनको मदद। ठीक है, नहीं, मैं दूसरा पॉइंट पूछना कि ये कौन सी थ्योरी है भारतीय जनता पार्टी की कि उनकी सरकारों में ज्यादा तरक्की वो कर लेंगे और ज्यादा लचीले कानून बनाने, मतलब वो कोई नया रेवेन्यू मॉडल को ले आएंगे? नहीं, इसी के बेसिस पर ये सवाल, सरकार की आर्थिक विफलता सबको पता है अभी तक की। आज मैंने ये सवाल पूछा था चौधरी बीरेंद्र सिंह से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि यूपीए का कानून ज्यादा अच्छा है या आपका कानून ज्यादा अच्छा है? सही बात है, तो वो इसका जवाब नहीं। बीजेपी की सरकार है, राज्यों को ताकत मिलने के बाद क्या यूपीए के तरीके से सोच ज्यादा फ्लेक्सिबल कानून में तरक्की करेंगे? बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि बीजेपी शासित राज्य में जब ये कानून आएगा तो कांग्रेस शासित राज्यों में क्या यूपीए वाला कानून रहेगा? वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में ये आता है, तो जब राज्य अपनी ओर से बना करके भेजेंगे तो ठीक है। आप अभी केंद्र ये कह रही है कि हम राष्ट्रपति के पास भेज करके उसको पास करवाएंगे, तो यहाँ से होना है, करवाएंगे। लेकिन क्या सारे प्रावधान आप करवा देंगे? अगर मान लीजिए उत्तराखंड की सरकार कुछ ऐसा प्रावधान देती है जो उन्हें लगता है कि वो शायद एक अलग तरह से आया हो, तो क्या आप उसका समर्थन कर देंगे? तो ये तमाम चीजें जिन पर अभी चर्चा होनी है, दिसंबर में जब ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार इस पर और आगे बढ़ेगी। श्रीकांत जी और अखिलेश जी, आप लोगों को पूरा समय होगा क्योंकि अब ये कांग्रेस और बीजेपी की बहस है। श्रीकांत जी, क्या ये क्लाइम डाउन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या हम सिर्फ ये कह दें कि साहब विपक्ष का आपको साथ नहीं मिला इसलिए आप ये कानून ला नहीं पाए, राज्यसभा में आपके पास आंकड़े नहीं है? अभिज्ञान जी, मैं एक तो आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप जब चर्चा करते हैं तो टाइमिंग पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जी, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया मन की बात में, उसका टाइमिंग आप देखिए कि हम 3 राज्य जीते हैं, यानी कि जीत की हमारी हैट्रिक हुई है। और हैट्रिक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में ये कहा कि एक दुष्प्रचार किया जा रहा था, हमारे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी आ गई है, मोदी जी आ गए हैं, तुम्हारी सारी जमीन हड़प लेंगे और उस जमीन को उद्योगपतियों को दे देंगे। तो एक ऐसा एक परसेप्शन बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की थी। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने WTO में किसानों के हित को गिरवी रखा। वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी वैतरनी पार करने के लिए 2014 के चुनाव से पहले आपाधापी में उस लैंड बिल को लेकर आई। उसमें उन्होंने त्रुटियां जो की, जो 13 जो बिंदु हैं जिनकी मार्फत सबसे ज्यादा किसान की भूमि अधिग्रहण होगी, उन 13 बिंदुओं को उसमें शामिल नहीं किया गया। हमने पहला काम किया कि अध्यादेश के माध्यम से उन 13 बिंदुओं को शामिल किया जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो, किसानों को आर्थिक उससे लाभ हो। अब स्थिति परिस्थितियां बदली और पूरे देश भर में वातावरण ऐसा बनाया कांग्रेस ने कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस को लगा कि हमको एक संजीवनी मिल गई है और अब जिस वैतरणी हम पार नहीं कर पाए 2014 के चुनाव से पहले लैंड बिल पर, अब हो सकता है कि हम पार कर लें। लेकिन अब जहां झुकने की बात आप कह रहे हैं, हम ठीक है, हम तो गरीब परिवार में जन्मे लोग हैं और किसान का बेटा हूं, तो हम तो किसान के अन्नदाता है, किसान उसके सामने नतमस्तक भी हैं, दंडवत भी करते हैं, वो विषय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बात अलग है, जब किसान तकलीफ में होता है तो आपके सांसद पहुंचते भी नहीं है वहां पे, आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं श्रीकांत जी, मुझसे बेहतर। लेकिन विज्ञान जी, बात यह है कि किसान जब संकट में होता है, अब किसान आर्थिक
आर्थिक संकट से किसान को कैसे बाहर निकालना है। आप गांव में जाते हैं, आप तो गांव में होकर आए हैं, इस देश में करीब 90% ऐसा किसान है जिसके पास में 2 एकड़ से कम जमीन है, और 2 एकड़ जमीन में 4 बच्चों को 6 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए कम से कम उसको आर्थिक संपन्नता के लिए आप उसको रोजगार देना आपकी बाध्यता है, आपको देना ही है अगर आप उस किसान का संपन्न चाहते हैं तो। इसीलिए प्रावधान है कि अगर किसान के खेत को अच्छी पानी अगर आपको देना है, सड़कें देनी है, बिजली देनी है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान थे और उसके आधार पर ये काम हो रहा है। तो जो 13 बिंदु इन्होंने शामिल नहीं किए थे वो हमने शामिल किए हैं, और अब क्योंकि बिल जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है और एक रिपोर्ट के तौर पर आएगा, उसमें जो भी सुझाव आने वाले समय में भी किसान के हित में जो भी सुझाव होंगे, हमारी सरकार उन सब सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। ठीक है, किसान के हित में जो भी। हाँ अखिलेश जी मुस्कुरा रहे, ये वाले यहाँ वाले अखिलेश जी नहीं है, हमारे अखिलेश जी हैं, कांग्रेस वाले अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। आप अब आप बताइए, आप दोनों लोगों के बिल का छोटा तुलनात्मक अध्ययन मेरे पास है, डिटेल का तो नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं होगा आज। अभिज्ञान जी थोड़ा रुक के आप लोगों की बात आ रही है, मैं काफी क्लियर नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मैं अपनी बात कह दूं, मैं समझ गया क्या बात हो रही थी। राजहट जब भी होता है तो राष्ट्र को नुकसान होता है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक मैसेज था कि दुनिया से यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, एक इंडस्ट्रियल माहौल बनेगा, और इन्होंने वादे भी किए थे। और उस वादे के अनुरूप इन्होंने जिन जिन चीजों पे पहले एफडीआई या तमाम चीजों का जबरदस्त विरोध करते थे उस सब को खोल कर रख दिया, चाहे डिफेंस हो चाहे रेलवे हो, सब कुछ हुआ। माहौल अच्छा चल रहा था 2-4 महीने, लेकिन एक हट ला दिया इन्होंने ये लैंड एक्विजिशन का, और ये टकराने लगे। और इन्होंने संदेश अपने आप, जिसको बोलते हैं ना कि अनाड़ी का अहंकार, गांव में कहावत है, कि आपने अपनी अच्छी भली चीज को यह मैसेज दे दिया, स्वयं मैसेज दे दिया कि इस देश में रिफॉर्म्स में ब्रेक लग रहे हैं, काम नहीं होने दिया जा रहा है, या हम काम नहीं करा पा रहे हैं। जो अच्छा भला था, चल रहा था, चलता भी। अगर आप ये मैसेज नहीं देते, 15 महीने हो गए इसको आप लड़ते हुए, आपने इसके चक्कर में पार्लियामेंट भी स्टाल हुई और सिर्फ सारा कुछ रिफॉर्म्स के बजाय इस पे आपका पॉइंट क्या है? मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं। हाँ बताइए ना अखिलेश जी। हाँ जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज आप जो कर रहे हैं, या आज आप जिस स्थिति पे आए, आप चलने देते। वो जो बिल था, जो लैंड एक्विजिशन बिल था, जिसको जमीनें लेनी आज भी ले रहा है, आप ही की गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रही है कि मुश्किल से 5% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तो आपका पॉइंट क्या है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप ये भी कहा जा रहा है कि परिवर्तन तो शुरुआत में कांग्रेस के मुख्यमंत्री मांग रहे थे अपने ही बिल में। 1.25 साल देखिए कौन मांग रहा था कौन नहीं मांग रहा था, एक बिल पास हो गया। लेकिन सब जगह जिसको जरूरत है वो जमीन ले रहा है। जब आप 4 गुना देंगे तो किसान खुशी खुशी दे रहा है। हाँ, जिन लोगों को लैंड बैंक बनाना है, सरकार को प्रॉपर्टी डीलर यूज करके, उनके लिए उस बिल से समस्या हो रही थी। अपने कांग्रेस के राज्य में जरा याद करिएगा, गिन के एक दिन बताइएगा मुझे कितने SEZ पास हुए थे और कितने उसमें से क्रियान्वित हो गए। मैं अभी उसका भी जवाब दे रहा हूं। काल में ये जरूर बताइएगा। नहीं मैं हमेशा जो क्योंकि जब प्रो और एंटी कॉर्पोरेट डिबेट होती है, जब प्रो और एंटी कॉर्पोरेट आर्थिक आधारों पर बहस होती है, तो हमेशा कांग्रेस के लिए प्रश्न बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए सवाल बनता है कि क्या उन्होंने क्लाइम डाउन किया, तो कांग्रेस के लिए सवाल बनता है कि कितने SEZ आपके युग में आए और उनका नतीजा क्या निकला। हाँ, मैं उसको मेरा जवाब ले लीजिए। ये चीजें जो होती हैं, चाहे SEZ हो और चाहे यूपी में दादरी का प्रोजेक्ट हो, या यूपी के जो लैंड एक्विजिशन हुए थे तमाम हाईवेज के और चीजों को, उससे नसीहत लेकर के साइकिल वाला प्रोजेक्ट नहीं उससे वो ये चीजें नसीहत दी थी कि ये जो फ्लॉ है या जो दूसरे लोग इसका मिस एडवांटेज उठाते हैं वो क्यों हो। अगर कहीं कोई कमी रह गई थी अतीत में तो उसी को तो रोकने के लिए सर्व लोगों ने, इसमें बीजेपी भी है, सर्वसम्मत से इस बिल को पास किया। आपने ना किसी से कंसर्न किया, अपने पार्टी से नहीं कंसर्न किया, आपके अपने अलायज आपके साथ नहीं थे, आपके अपोजिशन साथ में नहीं था, कोई साथ में नहीं था। तो आज जो स्थिति हमारे देश की आर्थिक मोर्चे पे
कमजोर हुई है, उसमें आपका 1 साल का जो हठ था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।